हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मोहित में। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अगले एग्ज़ाम के लिए जमकर मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, दिवाली आने वाली हैं, तो हमारी तरफ से आपको दिवाली दिवाली की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आपने हमारी पहली वीडियो को बहुत सराहा। उम्मीद है कि आगे जाकर भी आप हमारी वीडियो को इसी तरीके से प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज पहली वीडियो जो हमारी बनी थी वो आपकी सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात किया था हमने उस पर। और आज हम बात करेंगे भूगोल का ही दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं आज, जो होगा भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में। इसके अंतर्गत हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ ही ग्लोब पर भारत की स्थिति और समुद्र जो समुद्र तटीय सीमाएं हमारी उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और भारत से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। और जो आज का इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो एक्चुअल में भारत का मैप हमें बताया जाता है, क्या वास्तविक तौर पर वो मैप हमारे पास, या वास्तविक तौर पर वो जो सीमा है वो भारत की है, या थोड़ी सीमाएं कुछ अन्य देशों के पास भी हैं। बनी रहे हमारे इस वीडियो के साथ, हमें इसके बारे में अंत में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में। सबसे पहले ग्लोब में स्थिति जानने की कोशिश करते हैं भारत की। तो आपको पता है कि ये ग्लोब है, ठीक है, जो आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ा झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी सीधे ना होकर थोड़ा अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, तो जो बीचों बीच से जो रेखा गई है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ग्लोब के बीचों बीच से, आपने देखा होगा ग्लोब के बीचों बीच से जो रेखा गई है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। उसके ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर जो रेखा गई है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और इसके जो भूमध्य रेखा के जो 23.5 डिग्री नीचे रेखा गई है उसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है, ये बीचों बीच से जो रेखा गई है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, कुछ अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा जो भारत है आपका वो इस हिस्से में है, यानी भारत किस रेखा में पड़ता है आपका? भारत जो रेखा में पड़ता है वो है आपका कर्क रेखा। ठीक है, और आपको पता है कि भारत में कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य गुजरते हैं। ठीक है, तो ग्लोब पर बात करते हैं, इस क्षेत्र को, ऊपर वाले क्षेत्र को, इसको याद रख लो, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ग्लोब ये है, पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ा बहुत झुकी हुई है। ठीक है, ये कर्क रेखा याद रखना। तो मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत कि ग्लोब में वास्तव में भारत की स्थिति है क्या। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड मैप है। कहाँ चले गया? ये रहा। ठीक है, जो ये बीचों बीच से रेखा गई है इसको बोलते हैं आपका भूमध्य रेखा। हमारा भारत देख रहे हो आप, इस रेखा पर आधा भारत बीचों बीच से गई है, देखो। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा है? ये है आपका कर्क रेखा। ये है भूमि के बीचों बीच से खींची गई भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, भारत में जो रेखा गुजरती है वो कर्क रेखा, और भारत के 8 राज्यों को छू के और जाती है। ठीक है, कर्क रेखा में बात कर लेते हैं विश्व के कितने देश हैं। इस पर 16 देश हैं कर्क पूरे विश्व के। ठीक है, जो विश्व की सीमा को टच करती है, और ये है आपका 13 देश, यहाँ 10 देश हैं। तो कर्क रेखा पर आपका 16 देश, भूमध्य रेखा पर 13 देश, और मकर रेखा पर आपका 10 देश है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा, इसी पे ही आगे बढ़ते हैं हम, वो है आपका भारत में कर्क रेखा। कर्क रेखा, ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा का एक छोटी सी ट्रिक मान के चलो इसको, कि गमछा झार मित्र पर, इस पर ही 8 के 8 क्या आपको राज्य याद हो जाएंगे। ठीक है, ग से हो गया गुजरात, म से आपका मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ हो गया आपका, झा से पूरा झारखंड लिख लो, मी से मिजोरम हो गया, त से त्रिपुरा हो गया,
प से पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल, और आपका र से हो गया राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देश याद हो गया। काफी आसान ट्रिक है, अगर आप इस ट्रिकों को याद करते हो तो आपको इस राज्य याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बेसिकली आप ग से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। ठीक है, ये है आपका कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, मैप के माध्यम से देखते हैं। ये रहा, देखो ऐसे गुजरती है कर्क रेखा, राजस्थान को थोड़ा, राजस्थान को भी टच करती है। ठीक है, ऐसे गुजरते हुए अंत में त्रिपुरा और मिजोरम को। ठीक है, पहला गुजरात हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और आपका त्रिपुरा, अंत में मिजोरम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों को से बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। इतना आप लोग याद भी करना, नोट डाउन भी करते रहो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारा लाइव क्लासेस चलती हैं सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक, जिसमें हम कंबाइंड क्लास करते हैं उत्तराखंड प्लस एसएससी जीडी। इसमें अग्निवीर भी ऐड कर सकते हो आप, क्योंकि हम मैथ भी पढ़ाते हैं, हम उत्तराखंड भी एक ही दिन में चलता है हमारा, और एक जीएस का सब्जेक्ट चलता है। तो हम आप अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहे तो हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये कर्क रेखा की बात कर रहे थे, और अब बात करते हैं हम भारत की। ठीक है, ये कर्क रेखा की बात होगी। ठीक है, इसको एक बार देख लो आप लोग। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत के, भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या के साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है, जनसंख्या में दूसरा स्थान है आपका। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल में क्या स्थान रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान? 7वां। ठीक है, इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको याद करनी है कि कल कभी पेपर में पूछ लेता है सीक्वेंस से। ठीक है, तो इसकी भी एक ट्रिक है, इसको याद रखना। रुक, चीन, अब, आ, भारत। ठीक है, रुक, चीन, अब, आ, भारत। ठीक है, रॉ से हो गया रूस, कौ से आपका कनाडा। ठीक है, ये चीन हो गया, और से अमेरिका हो गया, ब से ब्राजील हो गया, आ से ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये भारत ही है। देखो कौन सा स्थान, पहला रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज बहुत ज्यादा है, रूस पहले स्थान पर, क से कनाडा, चीन और अमेरिका। ठीक है, इसको यूएसए कर लो, अमेरिका और ब्राजील, ब्राजील के साथ साथ आपका भारत। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या आता है? भारत। ठीक हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, एक भारत, 7। ठीक है, तो भारत का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आप याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो। ठीक है, अब पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है भारत में वो 2.4% रखता है भारत, 4.2 भी कर सकते हो। ठीक है, पूरे विश्व का 2.42% एरिया रखता है भारत। ठीक है, जनसंख्या वाइज बात करते हैं तो जनसंख्या वाइज हम विश्व में दूसरा स्थान रखते हैं। ठीक है, जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का दूसरा स्थान है, पहले नंबर में ऑब्वियसली चीन ही होगा। ठीक है, पर एक रिपोर्ट बीच में आई थी आपका, तो रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कहा गया था कि भारत जो है वो पहले स्थान पर हो गया है। ठीक है, जनसंख्या वाइज तो अभी भारत की 2021 की जनगणना आई नहीं है, तो जो भी आंकड़े होंगे वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही पढ़ेंगे हम। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, ठीक है, इस जनसंख्या को भी नोट कर लेंगे, 121 करोड़
8,54,977। ठीक है, अभी तो ये जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, लगभग 140 करोड़ जनसंख्या हो गई है भारत की। ठीक है, पर हमें अभी 2011 की जनगणना ही पढ़नी है, क्योंकि 2021 की जनगणना कोविड की वजह से हो नहीं पाई है, अभी तक इसके आंकड़े पब्लिश हुए नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आपने 2011 की जनगणना ही पढ़नी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर लेते हैं। जनगणना में भारत का पहला स्थान है राज्य में उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे जो कम जनसंख्या है आपका वो है सिक्किम की। इसको भी आप नोट डाउन करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल पड़ता है आपका, वो क्षेत्रफल में आपका राजस्थान है, आरजे लिख देते हैं इसको। ठीक है, राजस्थान पहले नंबर पर आता है। और दूसरे आपका सबसे जो कम आपका क्षेत्रफल है वो है गोवा का। जनसंख्या वाइज उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है सिक्किम। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, और सबसे कम है क्षेत्रफल एरिया गोवा का। ठीक है, यूपी की तो इतनी जनसंख्या है, अगर पाकिस्तान हम आंख दिखाते रहता है कि हमारी जनसंख्या हम आप इंडिया को लेकर ये कर लेंगे, इंडिया को लेकर वो कर लेंगे, यूपी को छोड़ दो, पाकिस्तान खत्म। समझ रहे हो? ठीक है, तो पाकिस्तान हम एक हमारा राज्य के बराबर ही। ठीक है, समझ रहे हो? उससे भी कमी मानो आप। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी जनसंख्या के बारे में। बात कर ली है, इसका एरिया वाइज बात कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में। ठीक है, इस क्षेत्रफल में एक चीज और याद रखो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, कच्छ सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज, और सबसे छोटा है आपका माहे। ठीक है, पुदुचेरी में पड़ता है। ठीक है, एरिया वाइज ये सबसे आपका छोटा। ठीक है, समझ रहे हो? अब बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अगले में भारत में 28 राज्यों और आपको पता है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जो आपका अंतिम बना है वो है तेलंगाना। आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश को काट कर तेलंगाना बना दिया गया। तेलंगाना बनाया 2 जून 2014 को। ठीक है, अब जब तेलंगाना बना तो उस समय जो राज्य हो गए, उन राज्यों की संख्या होगी टोटली 29। ठीक है, तो आप याद रखो कि 2019 में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया सरकार ने। जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको राज्य का दर्जा छीन कर उसके 2 हिस्से बना दिए गए। ठीक है, तो 2 केंद्र शासित बने, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, उस समय हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे 7। जिस समय हमारे यहाँ राज्यों की संख्या थी 28 और 7, उस समय केंद्र शासित प्रदेश थे 7। अब जब 2 जून 2014 को तेलंगाना बना तो उस समय राज्यों की संख्या हो गई 29। ठीक है, 2019 में मैंने अभी बोला कि जम्मू कश्मीर से उसका राज्य का दर्जा छीना और जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ठीक है, अब राज्यों की संख्या, अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई? 9। ठीक है, और फिर अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई? राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर से तो राज्य का दर्जा छीन लिया है। ठीक है, अब हमने बात करी कि राज्य है हमारे 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। अब यहाँ मैंने 9 लिख रखा है। तो दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, 2020 में। ठीक है, अब दो दो केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज कर दिया तो अब संख्या होगी कितना? 8। इसलिए भारत में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसको याद रखना। ठीक है, आपका जैसे उत्तराखंड बना आप लोगों का। ठीक है, उत्तराखंड बना था 27वां राज्य 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, झारखंड बना बिहार से कटकर। ठीक है, उससे पहले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, उसके बाद बना है तेलंगाना। तो 27वां उत्तराखंड, 26वां याद रखो, 26वां छत्तीसगढ़ हमारा उत्तराखंड, 28वां है आपका झारखंड, बिहार से अलग किया गया। ठीक है, और 29वां बना तेलंगाना, इसको याद रखना। ठीक है, ये बना था आपका एमपी से काटकर, ये बना था यूपी से काटकर, ये बना था आपका बिहार से काटकर, और ये बना था आपका आंध्र प्रदेश से काटकर। याद हो गया? अरे आप सब लोग तो होशियार हुए, बस इसको याद रखना आप लोग।
ठीक है, ये है आपके राज्यों की स्थिति। ठीक है, इसको एक बार देख लो आप लोग। ठीक है, अब हमने बात करी कि जब जम्मू कश्मीर बना, जम्मू कश्मीर को आपका केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, तो इसके पहले जो उपराज्यपाल बने वो बने थे गिरीश चंद्र माथुर। इसको भी नोट डाउन करेंगे, हो सकता है कि कल के दिन पूछा जाए, माथुर। ठीक है, और लद्दाख के बने थे आपका उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर, माथुर आया समझ में। अभी तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो गए हैं। ठीक है, हो गया, कर लिया, देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, इसको जरूर याद रखना। ठीक है, अब भारत की जो जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं उसके, तो दोस्तों मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है। ठीक है, पहले 2011 में आपने एक 121 करोड़ पढ़ रहे हो, अभी बात हो रही है 140 करोड़ की। ठीक है, और भारत बात करता है कि हम विकसित हो जाएंगे। अभी भारत विकासशील ही देश है। विकासशील देश ऐसे देश जो अपना विकास लगातार कर ही रहे हैं। विकसित देश ऐसे देश होते हैं जो विकास कर चुके हैं। तो भारत में महिलाओं की स्थिति आज भी कुछ ठीक नहीं है। आप चाहे पहाड़ उठा के देख लो, चाहे प्लेन्स में आप मैदानी क्षेत्र को उठा के देख लो, तो महिला, जब तक समाज में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, ठीक है, आए दिन देखा होगा आप लोगों ने, दुष्कर्म होते रह रहे हैं। ठीक है, जब तक इन चीज़ों पर लगाम नहीं लगाई जाती, तो भारत इकोनॉमी में कितना ही बड़ा क्यों ना कर ले, ठीक है, बट विकसित होना ये संभव नहीं है। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि जो सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं भारत में रही हैं, महिलाओं को लेकर ही रही हैं। ठीक है, पुरुषों के साथ तो कभी अत्याचार हुआ नहीं। ठीक है, पुरुषों के साथ महिला, एक राजा मरता था, उसके साथ उसकी 60 ही रानियां सती हो जा रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमने अपनी सोच को सुधारना चाहिए। अपने साथ कदम पर कदम मिलाते हुए महिलाओं को भी ले जाना चाहिए, अपनी छोटी बहनों को प्रेरित करना चाहिए। गार्जियनों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि वो लोग 18 साल होते ही लड़की की शादी ना करवाएं। ठीक है, उनको भी पढ़ने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, जैसे लड़के को दिया जाता है। लड़के को आज इंग्लिश स्कूलों में डाल रहा है, लड़कियों को प्राइमरी स्कूलों में या आपका सरकारी स्कूलों में डाल दिया जा रहा है। और आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में सरकारी स्कूलों की हालत कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे भारत की कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट आज का चैप्टर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। ठीक है, तो अभी हम बात इंडिया के मैप के हिस्से पढ़ते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ये है, देखो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से लेकर भारत का उस समय जो रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान दो हिस्से किए गए 1947 में, जो जो रेखा है ये थी आपका रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ये रेखा कौन सी थी? रेड क्लिफ रेखा। फिर से लाइट चलेगी। 1947 में ये रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने 1948 में कबीलाई आक्रमण कर दिया। ठीक है, और ऊपर 1948 पाकिस्तान ने आज़ाद होते ही अगले साल 1948 में कबीलाई आक्रमण कर दिया और ऊपर से आए। ठीक है, ऊपर से आए, और ये रेखा देखो याद रखना, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो खींची गई थी 1947 में। रेड क्लिफ नामक व्यक्ति नहीं खींची थी, इसलिए अंग्रेज था, इसलिए इसका नाम ही रेड क्लिफ रख दिया गया, इसको याद रखना। ठीक है, अब जब यहाँ से घुसे ये लोग, पाकिस्तान के लोग 1948 में घुसे, तो इन्होंने भारत के इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है, समझ लो कहाँ से, किस क्षेत्र पर, जिसको बोलते हो आज POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास आज भी पूरा कश्मीर नहीं है। ठीक है, जो ये मैप दिखाया जा रहा है वास्तविक तौर पर हमारा ये मैप है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र ले लिया है पाकिस्तान ने। ठीक है, और ये रेखा निर्धारित करती है जिसको बोलते हो आप LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। आया समझ में? तो इसका मतलब है कि जो ये सीमा है, ठीक है, भारत
इंडिया की सेना यहाँ पर है और पाकिस्तान की सीमा यहाँ पर है, और बीच बीच में जो रेखा है वो है आपका LOC, याद रखना। तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये पाकिस्तान के पास है, हमारे पास नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? तो पाकिस्तान के साथ हमारी ये सीमा लगती है, जिसको बोला आप लोगों ने रेड क्लिफ। ठीक है, समझ रहे हो? दूसरी जो आपका बात करेंगे, दूसरा जो देश है, ठीक है, यहाँ से सीमा निर्धारित होती है, ठीक है, चाइना की। ये है चाइना, समझ रहे हो, यहाँ तक। ठीक है, भारत और चीन के मध्य रेखा खींची गई है, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई, मतलब शिमला में एक, ठीक है, डिसीजन लिया गया था इसके मध्य कि मैकमोहन रेखा खींची जाएगी, और खींची गई 1914 में। ठीक है, पर 1962 में आपको याद होगा कि 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ, तो चीन ने हमारे कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, वो क्षेत्र कहलाता है ये वाला अस्काई। ठीक है, ये कहलाता है अक्साई चीन। और जो ये रेखा है भारत और चाइना के मध्य, ये वाली, इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका मतलब है कि अगर मैं भारत का ये हिस्सा बनाऊं, भारत का अगर ये मैं ये हिस्सा बनाऊं, तो इसका मतलब है कि ये हिस्सा ना मेरे पास है ऊपर वाला, और ना मेरे पास ही है। ठीक है, तो भारत का मैप हमारा हमारा जो एक्चुअल भारत है वो हमारे पास ऐसा है, ये नहीं है, याद रखना। ठीक है, हमें स्कूलों से पढ़ाते जरूर आ रहे हैं लोग, टीचर, कि क्या भारत ऐसा दिखता है, पर वास्तव में देखा जाए तो भारत के पास भारत का क्षेत्र है ही नहीं, ऊपर का आधा सर तो है ही नहीं भारत के पास। ठीक है, ये एक POK पाकिस्तान के पास चला गया, ये आपका चाइना के पास, ये रेखा है आपका LOC, ये रेखा है LAC। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला भारत है। चीन तो सितारगंज तक बताता है कि ये हमारा क्षेत्र है। ठीक है, उसके मैप में, ठीक है, जितने भी क्षेत्र में लोग हैं, ठीक है, ये खुद को बोलता है कि हम भारत के इस क्षेत्र पर हमारा अधिकार है। ठीक है, तो दो रेखाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा याद होगी, एक आपका रेड क्लिफ, दूसरा आपका मैकमोहन रेखा। ठीक है, तीसरा जो देश है वो नेपाल है। ठीक है, नेपाल के साथ कोई हमारा वीज़ा वगैरह नहीं लगता, हम नेपाल आवाजाही कर सकते हैं। ठीक है, भूटान है ये। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये है म्यांमार। ठीक है, भारत और म्यांमार के मध्य आपका कोको चैनल है। कौन सा चैनल? को चैनल, याद रखना। आपसे पूछा जाए भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा चैनल है, तो कोको चैनल है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम, भारत में कुछ अफगानिस्तान की सीमा भी लगती है। ठीक है, अगर मैप में देख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, तो ये कुछ जो सीमा है आपका, ये वाली देख रहे हो आप लोग, ये वाली जो सीमा है ये है अफगानिस्तान के साथ। तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य पूछा जाए, या पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य पूछा जाए, ठीक है, वो बोलते हैं डूरंड रेखा। ठीक है, डूरंड रेखा, समझ लो, 1896 में खींची गई थी। ठीक है, ये रेखा है 106 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर। इसका मतलब है कि भारत की जो सीमा है वो आपका अफगानिस्तान के साथ भी लगती है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ भी लगती है। देखो, ये पाकिस्तान है, इसके साथ भी भारत क्या सीमा बनाता है, अफगानिस्तान के साथ भी डूरंड रेखा लिखी 106 किलोमीटर की। चाइना के साथ आप लोगों ने मैकमोहन पढ़ ली, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ठीक है, म्यांमार के साथ कोको चैनल पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब बात करेंगे बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश, जिस समय पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस समय ये बांग्लादेश का जो ये हिस्सा देख रहे हो आप लोग, जहां पर ये बांग्लादेश लिखा हुआ है, ये भी पाकिस्तान के साथ गया। ठीक है, इसको पूर्वी बंगाल बोला गया। देखो आप लोग यहाँ पर, जिस समय हमारा बंगाल, अगर बात करें बंगाल की, तो ये बंगाल है। ठीक है, इसका ये जो ये वाला क्षेत्र है जिसको आप, क्योंकि देखो ये सीमा होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, सर की तरफ उत्तर और पैरों की तरफ दक्षिण। तो पूर्व का जो ये हिस्सा रहा बंगाल, ठीक है, माना सोचो कि ये बंगाल है, ये वाला हिस्सा चले गया पाकिस्तान के पास। 1947 में ये मुस्लिम क्षेत्र था, इसने बोला कि हमें भारत के साथ नहीं मिलना, हम रहेंगे पाकिस्तान के साथ। ठीक है, और हमें दे दिया पीछे का बंगाल, जिसको पश्चिम बंगाल बोला। ठीक है, तो इसके साथ जो हमारी सीमा बनी उसको भी आप क्या बोलोगे? 1947 में भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा खींची गई थी? रेड क्लिफ। तो एक चीज याद रखना, पिछले उत्तराखंड के एक पेपर में पूछा गया है,
भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेखा है? तो बच्चे कर नहीं पाए इसको। रीजन क्या रहा? रीजन की बहुत सारी किताबों में लिखा ही नहीं गया है और बच्चे पढ़ते ही किताबें हैं, ठीक है, समझ रहे हो? तो अब इसको ना भूलना कि जिस समय 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश का हिस्सा भी पाकिस्तान के साथ चले गया, ठीक है। 1971 में जब ये काफी परेशान हो गए यहाँ के लोग, तो ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी चलाया गया इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। और इंदिरा भारत ने बांग्लादेश को आजाद करने के में उसकी भारत की बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इसलिए पाकिस्तान से 1971 में बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, ठीक है। तब से बांग्लादेश एक अपना एक सेपरेट देश है, ठीक है। आया समझ में? तो कौन सी रेखा है ये भी है रेड क्लिफ रेखा, और ये भी कौन सी रेखा है? आपका रेड क्लिफ रेखा। यहाँ तक आप लोगों ने ये पढ़ा, ये कौन सा है? LOC, ये है LAC। चीन के साथ हमारी जो सीमा बनती है उसको आप लोगों ने लिखा मैकमोहन। यहाँ पढ़ा आप लोगों ने कोको चैनल, ठीक है। तो कितने अंतरराष्ट्रीय देश पढ़ लिया आप लोगों ने? एक आपका पाकिस्तान, ठीक है, पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगला पढ़ेंगे हम श्रीलंका, ठीक है। देखो श्रीलंका, श्रीलंका आप अगर आप देख पा रहे हो तो श्रीलंका में जो ये क्षेत्र है, अगर ये श्रीलंका जो बनाया गया है, ठीक है, समझ। और भारत का कुछ ऐसा हिस्सा दिखाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। जो ये हिस्सा है देख रहे हो आप लोग, अगर मैं जूम करूँ इस मैप को, ठीक है, रामायण तो सबने ही देखी होगी, ठीक है। जो भगवान राम सेतु बनाते हैं पत्थर डालकर समुद्र में, ठीक है, तो यही है राम सेतु, ठीक है। पर इसको राम सेतु ना बोलकर एडम्स ब्रिज कहा जाता है, ठीक हो गया, एडम्स ब्रिज। राम सेतु भी कहते हैं लोग, एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है। ऊपर का जो क्षेत्र है ये है आपका पाक की खाड़ी, ठीक है, और नीचे की है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। जो ये हिस्सा देख रहे हो ये वाला क्षेत्र है पाक की खाड़ी, और ये वाला क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी, समझ रहे हो? और इन दो क्षेत्रों को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं पाक जल संधि, ठीक है। याद रखना पाक जल संधि पाकिस्तान वाली नहीं है, ये कंफ्यूजन करेगा आप हमेशा। ऑप्शन में भारत पाकिस्तान भी होगा कि पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है, तो आप याद रखना भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि। ये पाक आपका क्या, पाक की खाड़ी है, ये आपका है आपका मन्नार की खाड़ी। इन दोनों क्षेत्रों को जो जोड़ती है जल संधि उसको बोलते हैं पाक जल संधि, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है जिसको बोलते हैं एडम्स ब्रिज या राम सेतु, भगवान राम द्वारा बनाया गया इसलिए राम सेतु, याद रखना, ठीक है। लोकल के लोग यहाँ भारतीय लोग इसको क्या राम सेतु ही कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के मध्य भी कौन सी, ठीक है, जल संधि है पाक जल संधि, ठीक है। आया समझ में? ये तो हमारी कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं थी। नीचे आपका अंडमान निकोबार में भी एक 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, और आपका 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल नीचे पड़ता है, ठीक है। जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य पड़ता है, और जो 9 डिग्री चैनल है वो आपका, ठीक है, लक्षद्वीप, सॉरी, हाँ, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य पड़ता है, ठीक है। इसको आप याद करेंगे, ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम भारत की ऐसी क्षेत्र के बारे में कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ठीक है। जो भारत का पूर्वी बिंदु है, ठीक है, भारत का पूर्वी आपका देश राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। देखा होगा भारत का ये कोना आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्योंकि देखो आप हमेशा याद रखना आपका जो उल्टा हाथ रहेगा वो हमेशा पूर्व दिशा को दिखाएगा। मैं बोल्ड को देख रहा हूं तब मेरा ये उल्टा हाथ है, अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो ये मेरा ये पश्चिम दिशा को दिखाएगा, याद रखना, ठीक है। तो आपका मुंह ऐसे होना चाहिए, तो ये पूर्व दिशा होगी। उल्टा हाथ आप हमेशा पश्चिम दिशा को दिखाता है, ठीक है। सर की तरफ हमेशा उत्तर होता है और पैरों की तरफ हमेशा दक्षिण होता है, ठीक है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ही बात करेंगे, ये भारत का जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा होगा पूर्व का होगा, ये होगा आपका पश्चिम का हिस्सा, ये होगा उत्तर का हिस्सा, और ये होगा आपका दक्षिण का हिस्सा, ठीक है। इसको याद रखना। तो भारत के पूर्वी राज्यों की बात करेंगे तो आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है। दक्षिण की बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा, पश्चिम की बात करेंगे ये वाला हिस्सा, और उत्तर की बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा, ठीक है। बीच की जो दिशाएं होती हैं ये पूर्व और उत्तर हो गया, ये उत्तर पूर्व की हो गई, ठीक है। वैसे ही ये आपका ये क्या पश्चिम है, ठीक है, ये पूर्व, ये पूर्व पश्चिम के हो गए।
या पश्चिम पूर्व की होगी। ठीक हो गया। तो ऐसे याद रखना, भारत का जो पूर्वी राज्य है, ठीक है, वो है अरुणाचल प्रदेश, ये वाला हिस्सा। भारत का जो पश्चिमी राज्य है वो है आपका गुजरात, दक्षिणी राज्य है वो है आपका तमिलनाडु, और ऊपर का क्षेत्र है जिसको बोलते हो लद्दाख, वो राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। एक चीज और याद रखना, केंद्र शासित सबसे बड़ा क्षेत्रफल की, जिससे जब से लद्दाख बना है, तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है क्षेत्रफल वाइज। ठीक है, देख रहे हो आप लोग एरिया कितना लिया हुआ है। ठीक है, बशर्ते ये नहीं है हमारे पास, मैंने अभी भी बताया आप लोगों को, ये हिस्सा नहीं है हमारे भारत के अधिकार पर, क्योंकि थोड़ा चीन ने ले रखा है, थोड़ा बहुत आपका पाकिस्तान ने ले रखा है। ठीक है, पीओ के लेने की बात कर रहे हैं अमित शाह, देखो कब लेते हैं। अभी पहलगांव जैसे अटैक होते रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भारत के लिए। ठीक है, वैसे भारतीय सेना चाहे तो आज ही अटैक कर सकती है, भारत की सेना काफ़ी मजबूत है। इंडियन आर्मी बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें, हमारे अर्धसैनिक बलों की बात करें, तो काफ़ी मजबूत सेना है भारत की। ठीक है, चाहे तो अभी पीओ के पर कब्जा कर ले। ठीक है, तो हम बात करते हैं भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपका वालांगू या किविथु, किविथु। ठीक है, दो आयोग हमेशा याद रखना, दो जगहों के नाम लेता है, या तो वालांगू कहेगा या किविथु। किसी किसी किताबों में वालांगू बताया जाता है, किसी किसी किताब में किविथु बताया जाता है। तो मैंने आपको दोनों नोट डाउन कर रखे हैं, जिस भी किताब, जिस भी पेपर में अगर एक कोई भी ऑप्शन आए तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु या तो वालांगू है या किविथु। ठीक है, अब दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं। ठीक है, यानी पश्चिम का, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है जिस पर भारत का अधिकार है? सरक्रिक। ठीक है, सरक्रिक को लेकर भारत पाकिस्तान में हमेशा विवाद रहा है। ठीक है, अभी वर्तमान में इसमें अधिकार आपका भारत का ही है। ठीक है, गुजरात में पड़ता है, या सरक्रिक बोलते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, या गौर माथा। ठीक है, कहीं गौरी माथा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, याद रखना, 2 पॉइंट लिखा रहा हूं, वहां भी वालांगू किविथु लिखा है, किताबों में अलग अलग लिख रखा है, यहां भी सरक्रिक या गौर माथा, कुछ भी आए आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर का जो बिंदु है, ठीक है, वो सब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, वो पड़ता है आपका, इसको बोलते हैं इंदिरा कौल। याद रखना, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु इंदिरा कौल। ठीक है, इंदिरा कौल। ठीक है, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आया समझ में? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जिसे कैप कैमोरीन भी कहते हैं, कैप कैमोरिन, याद रखना। ठीक है, इसी का या तो कन्याकुमारी आएगा या कैप कैमोरीन आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ही है सस्पेंस। आपने पढ़ा पूर्वी बिंदु वालांगू किविथु, पश्चिम बिंदु पढ़ा सरक्रिक गौर माता, उत्तर पढ़ा इंदिरा कौल, और नीचे पढ़ा कन्याकुमारी। ठीक है, याद रखना, भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, मुख्य भूमिका याद रखना। ठीक है, मैंने भारत का सबसे दक्षिणतम नहीं बोला, भारत का मुख्य भूमि का सबसे अंतिम बिंदु कन्याकुमारी। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछ दिया जाए मुख्य भूमि से अलग हटके, ठीक है, वो कहलाता है आपका नीचे इंदिरा इंदिरा पॉइंट, याद रखना। इसका एक अन्य नाम पिगमेलियन पॉइंट भी है। ठीक है, जो आपका ग्रेट निकोबार में पड़ता है। याद रखना, भारत का अगर मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी। भारत का अगर दक्षिण, दो तरीके से क्वेश्चन बनाएगा आयोग, याद रखना, भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट, जो पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार में। इससे एक अन्य नाम भी है, ठीक है, जिसको आप लोगों ने बोला पिगमेलियन पॉइंट, याद रखना। ठीक है, है समझे? तो भारत में ये आपकी क्या स्थिति की बात करी थी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और रखते हैं, जो भारत का समय निर्धारण है। ठीक है, जो पूरा भारत इंडिया है, देख रहे हो आप, इंडिया में अगर उड़ीसा में अभी 10 बज रहा होगा, ठीक है, तो पंजाब में भी 10 बज रहा होगा, गुजरात में भी 10 बज रहा होगा, मध्य प्रदेश में भी 10 बज रहा होगा। ठीक है, जो भारत का समय निर्धारण होता है वो आपका होता है, ठीक है, ऐसे भारत का जो समय निर्धारण होता है वो 82.5 डिग्री खींची गई है रेखा। ठीक है, यहां से होता है। अब ये रेखा कहां से खींची गई है जरूर पूछता है।
ठीक है, भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से निर्धारित है? ठीक है, वो आपका निर्धारित होता है यूपी के प्रयागराज में। ठीक है, एक जगह है जिसको बोलते हैं आपका मिर्जापुर। ठीक है, यूपी के प्रयागराज में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं मिर्जापुर, वहां से भारत का टाइम जोन निर्धारित होता है। इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, यूपी के प्रयागराज में नैनी नैनी के मिर्जापुर, ठीक है, वेब सीरीज ही बनी थी मिर्जापुर, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो मिर्जापुर से भारत का समय निर्धारित होता है। ठीक है, तो पूरे, और हम जो जीएमटी है, जीएमटी, ठीक है, ग्रीनविच मेन टाइम, उससे हम 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, जीएमटी से हम 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, सॉरी, ये जीएमटी जो बनाई उसको आप देख लो एक बार और फिर से। ठीक है, जीएमटी से भारत के 5 राज्य गुजरते हैं, एक आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य हैं जीएमटी से। ठीक है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, याद रखना। ठीक है, समझ रहे हो, यहीं से भारत का समय निर्धारित होता है। ठीक है, और अंतिम बिंदु पर हम बात करेंगे, वह है भारत की समुद्र तटीय सीमा। ठीक है, भारत की समुद्र तटीय सीमा। ठीक है, मैप के माध्यम से आप इसको जल्दी समझेंगे। ठीक है, देखो ये, ठीक है, भारत की जो समुद्री सीमा है आपका, वो 9 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो गुजरात से शुरू होती है समुद्री सीमा। ठीक है, वो आपका जाते हुए पश्चिम बंगाल तक। 9 राज्य कैसे? पहला गुजरात, ठीक है, पहला आपका गुजरात, दूसरा मुंबई, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल। तो 5 तो आपके इस पश्चिमी घाट में पड़ जाते हैं। ठीक है, 5 के बाद छठा, सातवां, आठवां और 9 राज्य। ठीक है, भारत के जो समुद्र तटीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं उनकी संख्या 9 है। ठीक है, जो सर्वाधिक सीमा बनाती है वो बनाती है गुजरात, लगभग 1600 किलोमीटर की। और जो सबसे कम बनाता है समुद्र सीमा भारत में, वो बनाता है आपका गोवा। ठीक है, लगभग 101 किलोमीटर की। इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर भारत के क्या ओवरऑल समुद्र तटीय क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ से लेकर आपका खाली राज्यों की बात करें तो लगभग 6100 किलोमीटर के अंतर्गत आ जाता है समुद्री सीमा। पर अगर इसमें द्वीप वगैरह जोड़ दिया है, लक्षद्वीप वगैरह जोड़ दिया जाए, नीचे के अंडमान वगैरह निकोबार द्वीप समूह की भी आपकी अगर लंबाई ऐड कर दी जाए, तो ये लंबाई बढ़कर हो जाती है 7500 56.6, 7500, सॉरी 56 नहीं है, 5016 किलोमीटर। याद रखना, अगर खाली राज्यों की पूछे तो आपसे 6100 किलोमीटर। ठीक है, द्वीप वगैरह की क्या अगर लंबाई ऐड कर दी जाए तो लंबाई बढ़कर हो जाती है 7516.6 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज़्यादा गुजरात 1600 और आपका गोवा लगता है 101 किलोमीटर, याद रखना। ठीक है, अगर हम भारत के, ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम भारत के स्थलीय खंड की बात करें, स्थल यानी भूमि से लगता हुआ क्षेत्र, यहाँ से लेकर जो भूमि लग रही है भारत की, ठीक है, यहाँ तक, इसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। ठीक है, इसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई तो होगी। ठीक है, जो ये स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत की, वो है भारत में 15,200 किलोमीटर। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, समुद्र तट की अलग लिख चुके हो, टोटल आपका द्वीप की करके अलग लिख चुके हो। ठीक है, और इसके अलग लिख चुके हो। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। अगर आपसे पूछे राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका 9 राज्य हैं समुद्र तट के साथ सीमा बनाने वाले। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते तो केंद्र शासित प्रदेश भारत में 4 आते हैं। ठीक है, जो समुद्र तट के साथ सीमा बनाते हैं। पहला दमन द्वीप, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पदुचेरी और चौथा आपका अंडमान निकोबार। भारत के 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो आपका समुद्र तट के साथ सीमा लगता। ठीक है, आया समझ में? तो आपने आज हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में चर्चा करी। हो सकता है कि वीडियो भी काफ़ी लंबी बन गई हो। ठीक है, ऐसे ही हम आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अगर हम आपको और कुछ
नया टॉपिक अगर आपको लगता है कि हमें इस टॉपिक के बारे में कुछ बताया जाए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।